नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर किंग के पैलेस में टेरेस पर ये सभी यहाँ पर अपने इस फैमिली क्वालिटी टाइम को अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पर किंग ने सीधे सीधे यहाँ पर रिया को कह दिया था कि बारिश हो गई तो क्या हुआ, तुम अपनी नानी माँ की तरह नेगेटिव क्यों सोचती हो, क्यों कहती हो हम इस बारिश में भी इंजॉय कर सकते हैं, आओ मेरे साथ डांस करो। किंग की ये बात सुनकर तो वहाँ पर सभी शौक थे, क्योंकि बूढ़े किंग को किसी ने भी इस चिल मूड में नहीं देखा था। तो इधर अब यहाँ पर रिया किंग के साथ डांस करती है तो इधर सभी एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। तो वहाँ पर आयशा, मारवा और स्वाति ये दोनों अपने ही पार्टनर को मिस कर रही थी। तो वहीं रेस्टोरेंट में सेम हाल यहाँ पर करण और धनंजय का भी था, जब उन्होंने विंडो के कांच में से यहाँ पर बाहर बारिश होते हुए देखा। इधर रेस्टोरेंट में करण और धनंजय अपनी इमेजिनेशन में इतना गुम हो गए थे कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अब यहाँ पर डांस करने लगते हैं। इधर करण और धनंजय को इस तरह से डांस करता हुआ देखकर तो अब सभी लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में जहाँ पर लोग खाना खाने आए थे वो खुद भी इतना एंजॉय करने लगेंगे। तो वहीं जैसे ही राजीव ने उन दोनों को ऐसे देखा तो वो अपने मन में ही कहता है, ये दोनों कर क्या रहे हैं, अरे पागल वागल हो गए हैं क्या दोनों, हद होती है, ये दोनों आदमी ही है ना, कहीं कहीं ये वो तो नहीं है। अब इन दोनों के प्यार को, इन दोनों के डांस को देखकर अब एक पल के लिए भी तो राजीव को भी अब इनके ऊपर शक हो जाता है, लेकिन अब वो अपने मन में आए हुए इन विचारों को नकारते हुए ही कहते हैं, अरे नहीं मैं भी पता नहीं क्या से क्या सोच रहा हूँ। और ये कहते हुए ही राजीव अब अपने सिर पर अपने हाथ को मारते हुए अब वो भी यहाँ पर बारिश में बाहर निकल जाते हैं और अब वो भीगते हुए उन दोनों को अलग करते हुए ही कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या कर रहे हो तुम दोनों, और इतना भी कहाँ खोए हुए हो कि आसपास तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, एक बार अपने आसपास तो देखो क्या हो रहा है। राजीव की इस बात को सुनकर वो दोनों अपने अपने ख्यालों से बाहर आते हैं, जहाँ करण स्वाति को पिंक कलर की सिफोन की साड़ी में इमेजिन कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय पीरामल आयशा को स्काई ब्लू कलर की साड़ी में इमेजिन कर रहा था। वो दोनों ही यहाँ पर जब राजीव के कहने पर अब अपने इमेजिनेशन से बाहर आते हैं तो वो अपने सिर को खुजाते हुए ही अब वहाँ से जल्दी से अपने आप में एम्बेरस होते हुए ही अब होटल के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों यहाँ पर बाहर बारिश में भीग रहे थे और इधर राजीव उन्हें अब पीछे पीछे उनके जाने लगता है। तो वहाँ ऊपर बूढ़े किंग के पैलेस में सभी ने ही यहाँ पर बारिश को अच्छी तरह से एंजॉय किया था। सच में एक पल के लिए जब रिया को लगा था कि उनका सारा का सारा यहाँ पर आज का प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन सच में यहाँ पर बारिश ने तो इसमें और भी जान में जान डाल दी। इधर कुछ ही देर के बाद अब सभी जब यहाँ पर अपना पूरा एंजॉयमेंट कर लेते हैं तो वो अपने अपने रूम में आ जाते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर सब भीग चुके थे तो वो अपने अपने रूम में जाकर चेंज करने लगते हैं। इधर चेंज करने के बाद अनिका अब टॉवल से अपने बालों को सुखाने लगती है। अनिका अपने बालों को सुखाने के बाद अब वो यहाँ सुखाते हुए ही यहाँ पर बालकनी में खड़ी थी। अब तक रोहित भी चेंज करने के बाद वहीं पर अनिका के पास बालकनी में ही आ जाता है और वो भी अब अपने बालों को सुखाते हुए ही अब यहाँ पर बालकनी में ही खड़ा था। और अब वो अनिका के पीछे जाकर अब अनिका को पीछे से हक कर लेता है और अब वो यहाँ पर उसे हक करते हुए ही अनिका के कंधे पर साथ के साथ एक किस भी कर देता है। इधर रोहित के अचानक से इस रिएक्शन पर जिससे अनिका पीछे मुड़कर अब रोहित के गले में अब अपने दोनों ही हाथों को डालकर कहती है, आज मजा आया ना मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, कभी कभी बच्चा बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अनिका, इट्स गुड टू एंजॉय माई टाइम विद यू।
और ये कहते हुए रोहित अब अनिका को अपनी बाहों में उठाकर अब वो अनिका को बेड के पास लेकर लेटा देता है और इधर कुछ ही देर में वो दोनों भी यहाँ पर एक दूसरे के प्यार में कहीं डूब जाते हैं। तो वहीं अब यहाँ पर आयशा मारवा भी अपने रूम में बालों को सुखाते हुए ही वो देखती है कि धनंजय ने उसे पीछे से हक कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर खुद आयशा मारवा अभी भी धनंजय को इमेजिन कर रही थी और इधर धनंजय आयशा के खांधे पर किस करते हैं, जिससे आयशा एक गहरी लंबी सांस लेते हुए ही कहती है, आप बिना धनंजय कभी भी शुरू हो जाते हैं, दूर होइए। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, तुम प्यार हो मेरा और मेरा पूरा हक है तुम पर। तो ये कहते हुए ही अब वो आयशा को अपनी तरफ घुमाते हुए अब वो आयशा के अब यहाँ पर माथे पर अब अपना किस करते हैं और उन्हें अब अपनी बाहों में भर लेते हैं। तो यहाँ पर आयशा भी अपने इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा अब नॉक होने लगता है। दरवाजे की नोक की आवाज़ को सुनते ही आयशा अब अपने सेंस में आती है और वो अब दरवाजे के पास जाकर जल्दी से उसे खोल देती है, ये सोचते हुए कि अभी उसके दरवाजे के बाहर कौन होगा। इधर जैसे ही यहाँ पर आयशा मारवा ने अपने दरवाजे को खोला तो यहाँ पर सामने किंग की स्टैचू आकांक्षा खड़ी हुई थी। आकांक्षा को इस समय अपने दरवाजे पर देखकर अब आयशा कहती है, तुम यहाँ पर कुछ काम था क्या? आयशा की इस बात पर अब आकांक्षा कहती है, राजमाता अवंतिका कहाँ पर हैं? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। इस बात पर अब आयशा कहती है, क्या कह रही हैं आप? क्या वो अपने रूम में नहीं हैं? इस बात पर अब आकांक्षा कहती है, नहीं वो अपने रूम में नहीं हैं और मैं तो उन्हें ही ढूंढ रही हूँ, मैं हर जगह उन्हें ढूंढ चुकी हूँ। ये सुनते ही अब आयशा अपने मन में ही सोचती है, आखिर कहाँ गई होगी वो, क्योंकि यहाँ से जाना तो इम्पॉसिबल है। इधर आयशा को कुछ सोचता हुआ देखकर अब आकांक्षा कहती है, ओके, रात काफ़ी हो गई है, इसलिए मेरे ख्याल से अब आपको भी सो जाना चाहिए, मैं उन्हें ढूंढ लूँगी। और ये कहते हुए आकांक्षा उन्हें गुड नाइट बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर आकांक्षा के जाने के बाद अब आयशा दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो सोने के लिए बेड पर चली जाती है, लेकिन वो भी अभी आकांक्षा की बात को सुनने के बाद थोड़ी सी परेशानी में आ गई थी कि आखिर रानी अवंतिका कहाँ जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग के पैलेस से बिना उनकी परमिशन के जाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर लंदन में यशपाल अग्रवाल के पैलेस में यहाँ उनके पैलेस के पीछे एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया गया था। उस पॉन्ड के पास यहाँ पर यशपाल अग्रवाल और उनके बगल में उनका ग्रैंडसन विक्रांत दोनों ही खड़े थे और इधर अब वो यहाँ पर विक्रांत कहते हैं, दादाजी मैंने कहा ना नीचे सब ठीक है, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? विक्रांत की इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, पहले मुझे ये बताओ विक्रांत कि यहाँ की लोकेशन उस किंग के पास गई तो गई कैसे? अरे वो किंग हमारी इस लोकेशन के बारे में कैसे पता लगा सकता है? हाँ, या फिर मैं यूँ कहूँ कि तुम किसे यहाँ पर लेकर आए थे? देखो, मुझे झूठ तो बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि इतना तो मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है जो वो किंग यहाँ पर हमारे इस पैलेस तक पहुँच गया है, वरना उस किंग के लिए इस पैलेस तक पहुँचना इतना भी इजी नहीं था। इसलिए जो भी कुछ है मुझे सच बताओ, यहाँ के लोकेशन उस किंग तक पहुँची कैसे? इस बात पर विक्रांत कहता है, दादाजी यहाँ पर तो सिर्फ बुआ जी ही आई थी और उनके साथ वो अक्षय वर्मा भी था और तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। विक्रांत की ये बात सुनते ही यशपाल कहते हैं, नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है, आखिर यहाँ की लोकेशन उस किंग तक गई तो गई कैसे? यहाँ यशपाल अपनी ही सोच में थे कि वहीं दूसरी तरफ इधर हिमालय के रीजन में एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर अब यहाँ पर एक शख्स खड़ा था, जो कि उस चोटी पर खड़ा होकर नीचे की तरफ ही देख रहा था। लेकिन वो देख तो भले ही नीचे की तरफ रहा था, लेकिन उसके मन में बहुत ही कुछ चल रहा था। वो अपने मन में ही कहता है, बस अब कुछ घंटों का इंतजार, इसके बाद तो मेरा सबसे पावरफुल एक्सपेरिमेंट रेडी।
इस एक के अंदर ही एक के अंदर ही इंद्रजीत की कम्युनिकेशन स्किल, दिव्यांशी का मैनिपुलेशन, देवराज की फाइटिंग के साथ शूटिंग स्किल, यशवंत का और धर्मराज की बेस्ट स्किल, एक साइंटिस्ट और दूसरे का दिमाग। वाओ, इन सारों की ही क्वालिटीज़ मेरे इसी में एक्सपेरिमेंट में ही होगी। और जो चेहरा मैंने इसे दिया है उसे देखकर तो अब सभी के होश ही उड़ने वाले हैं। किसी को सच में यकीन ही नहीं होगा। अब बस इसे लेकर मुझे डायमंड ड्रग के पास जाना है। उसके बाद डायमंड ड्रग को कोई भी नहीं चुरा सकता है। बस एक बार मेरा ये एक्सपेरिमेंट बस जल्दी से पूरा हो जाए, यहाँ तक कि कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगा सकता है, क्योंकि मेरे इन सारे के सारे योद्धाओं की जो भी मेन चीज़ें थी वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। ये कहते हुए ही वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब वो हंसते हुए ही कहते हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ तुम, हमें लंदन भी जाना है और वहाँ जाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये कहते हुए ही वो शख्स अब अपनी ही सोच में चला जाता है। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में राजमहल में बड़ी रानी को यहाँ पर व्हीलचेयर पर बैठा दिया गया था और इसके बाद वो नर्स अब बड़ी रानी को यहाँ पर उनके रूम की तरफ लेकर चली जाती है। इधर बड़ी रानी के कपड़ों को चेंज करने के बाद अब वो यहाँ पर उन्हें उनके कमरे में बेड पर लेटा देती है, क्योंकि यहाँ पर इस नर्स ने बड़ी रानी की अच्छे से देखभाल की थी, इवन कर रही थी। और अब वो उन्हें बेड पर लेटाने के बाद कहती है, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। इस बात पर अब बड़ी रानी भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और ये देखकर वो नर्स अब वहाँ पर उनके कमरे से बाहर जाने लगती है। वो नर्स जैसे ही बाहर जाती है तो वो यहाँ पर खड़े स्टाफ से कहती है कि आप बड़ी रानी के लिए मेडिकल सूप बना दीजिए। इस बात पर अब वो सर्वेंट कहता है, श्योर, आप बस हमें 20 मिनट दीजिए, हम अभी बना कर लाते हैं। अब उस स्टाफ की इस बात पर नर्स भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो वापस अब बड़ी रानी के रूम में आ जाती है, क्योंकि जब तक बड़ी रानी ठीक नहीं हो जाती उन्हें यहाँ पर उनकी देखभाल के लिए ही रहना था। इधर उस नर्स को देखने के बाद अब बड़ी रानी कहती है, मुझे कब तक बेड रेस्ट करना होगा, मैं ज़्यादा समय तक बेड पर नहीं रह पाऊंगी। इस बात पर अब वो नर्स कहती है, देखिए आपका ऑपरेशन एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर ने किया है, लेकिन इसके बाद भी आपको 1 वीक का रेस्ट तो करना ही होगा, ताकि आपकी बॉडी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। आपको व्हीलचेयर का ही यूज़ करना होगा और हाँ, मैं आपके साथ ही रहूँगी, क्योंकि धनंजय सर ने मुझे 24/7 आपके लिए ही यहाँ पर रखा है। मैं आपको एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, वो बुक सेल्फ में से एक बुक लेकर आ जाओ फिर, क्योंकि ऐसे तो मेरा भी टाइम बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब ये सुनते ही वो नर्स हाँ में अपने सिर को हिलाती है और अब वो यहाँ पर लगे हुए उस बुक सेल्फ्स की तरफ बढ़ जाती है। अब वहाँ पर जाने के बाद वो बड़ी रानी के द्वारा बताई गई अब एक बुक को लेकर बड़ी रानी के पास आती है और अब वो यहाँ पर बड़ी रानी को उसे दे देती है। बड़ी रानी भी अब यहाँ पर उस बुक को लेने के बाद अब उस बुक को पढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर बड़ी रानी के रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगता है। दरवाजे की नोक की आवाज़ सुनते ही अब वो नर्स दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देती है। तो जैसे ही यहाँ पर नर्स ने दरवाज़ा खोला तो सामने राजमहल का एक सर्वेंट खड़ा था और वो भी यहाँ पर नर्स से कहता है, वो क्या है ना, बड़ी रानी से मिलने के लिए रेखा मूर्ति आई हैं। ये सुनते ही वो नर्स कहती है, 1 मिनट, मैं एक बार बड़ी रानी को बता देती हूँ, अगर उनकी परमिशन होगी तभी आप उन्हें अंदर भेज सकते हैं। ये कहते हुए ही वो नर्स अब बड़ी रानी से परमिशन लेने के लिए फिर से उनके पास आती है और कहती है, सॉरी बड़ी रानी, लेकिन वो क्या है ना कि आपसे मिलने के लिए रेखा मूर्ति आई हैं, तो आप बताइए अब हम उन्हें क्या कहें। तो अब नर्स की ये बात सुनकर बड़ी रानी कहती हैं, उन्हें हमारे रूम में लेकर आइए, हमें उनसे मिलना है। इस बात पर अब वो नर्स भी में अपने सिर को हिलाती और वो फिर से अब उनके कमरे के दरवाजे पर खड़े सर्वेंट के पास जाती और कहती है,
उन्हें उन्हें यहाँ पर ले आइए। ये सुनते ही वो सर्वेंट भी हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अपने रूम में सो रही आलिशा की जब आँख खुली तो वो अब अपने बेड से उठकर अब वो अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो शावर लेकर आती है तो वो मिरर के सामने जल्दी से रेडी होने लगती है और रेडी होने के बाद अब वो अपने मन में कहती है आज हम अपनी रानी माँ से मिलने के लिए जाएंगे। वो अपने रूम से बाहर निकलकर बड़ी रानी के रूम की तरफ ये सोचकर जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो बड़ी रानी के रूम के बाहर पहुंचती है तो वो भी यहाँ पर दरवाजे को नॉक करने लगती है। हालांकि वो यहाँ पर इस राजमहल की रानी थी, वो कहीं भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर राजमहल के मेंबर की प्राइवेसी को वो यहाँ पर खनन नहीं कर सकती थी। इधर कुछ देर के बाद जब सामने से दरवाजा खुला तो सामने उसी नरस को देखकर अब आलिशा कहती है, रानी माँ सो तो नहीं रही है ना? रानी आलिशा की इस बात पर अब वो नरस कहती है, नहीं रानी साहिबा, वो रेखा मूर्ति आई हैं और वो बड़ी रानी उनके साथ ही बातें कर रही हैं। उस नरस की ये बात सुनते ही आलिशा जब अंदर आती है तो वो देखती है कि ये दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ सच में बातें करने में बिजी थी। इन दोनों को ऐसे बातें करता हुआ देखकर अब आलिशा को सच में यहाँ पर रिया और लतिका की दोस्ती की याद आ जाती है। अब आलिशा को वो सब याद आ जाता है कि जब रिया और लतिका दोनों एक साथ होती हैं तो वो भी सच में ऐसे ही बातें करती रहती हैं। उन दोनों की बातें कभी भी खत्म नहीं होती। आलिशा इधर ये सब सोच ही रही थी कि तभी बड़ी रानी की नज़र जब आलिशा पर जाती है तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी अचानक से ही बदल जाते हैं, क्योंकि जो अब तक यहाँ पर रेखा मूर्ति के साथ इतनी हंसकर बात कर रही थी वो भी फिर से एकदम से सीरियस हो जाती हैं और वो भी यहाँ पर आलिशा से कहती हैं, आप यहाँ पर आपको तो मीटिंग में जाना था ना? बड़ी रानी की इस बात पर आलिशा स्माइल के साथ कहती है, वो हम आपसे मिलने के लिए आए थे, आपको देखने के लिए आए थे। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, देखिए हम ठीक हैं और वैसे भी इस वक्त हम अपने दोस्त के साथ बिजी हैं, तो क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? अब अपनी रानी माँ की ये बात सुनते ही यहाँ पर आलिशा को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो जानती थी कि वो यहाँ पर उनकी रानी माँ किसी बात को लेकर उनसे नाराज हैं। इसलिए अब वो अपने मन की बात को अपने चेहरे पर लेकर नहीं आती हैं। वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जताती कि उन्हें उनकी ये बातें चुभ रही हैं, कष्ट दे रही हैं। इसलिए वो बिना कुछ कहे ही वो उस रूम से बाहर निकल कर चली जाती हैं। और अब उस रूम से बाहर खड़े अब यहाँ पर महेंद्र ने ये सब कुछ सुन लिया था जब बड़ी रानी यहाँ पर आलिशा से इस तरह से बातें कर रही थी। इसलिए इन बातों को सुनने के बाद महेंद्र अपने मन में सोचते हैं कुछ तो करना ही होगा। ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्योंकि ऐसे तो फिर सच में कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऐसे तो रेवती की नाराजगी आलिशा के प्रति और भी बढ़ती जाएगी। लेकिन आखिर दीदी को हुआ क्या है? आखिर वो रानी साहिबा से के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? चाहे जो भी हो जाए, यहाँ महेंद्र अब अपनी ही सोच में थे कि तभी उन्हें अब अंदर से बाहर आती हुई आलिशा दिखाई देती है। वैसे तो आलिशा ने अपनी आंखों के आंसू को छुपा दिया था, क्योंकि जैसे ही बड़ी रानी ने उन्हें ये सब कहा तो सच में आलिशा की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्हें छिपाया हुआ था। लेकिन महेंद्र ने यहाँ पर इस बात का भी उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि सच में आलिशा कितनी दुखी है। और अब वो यहाँ पर आलिशा को देखकर कहते हैं, रानी साहिबा, नीचे राजसभा में सभी आपका वेट कर रहे हैं। महेंद्र की इस बात को सुनकर आलिशा कहती है, हाँ हम रेडी हैं और बस वहीं पर ही जा रहे हैं। और ये कहते हुए ही आलिशा वहां से चली जाती है। तो वहीं महेंद्र भी अब अपनी बहन के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं, क्योंकि महेंद्र को अब अपनी बहन से बात करनी थी। जब उन्हें अंदर से आने की आवाज़ आती है तो वो दरवाजे को खोलकर जब वो अंदर आते हैं तो वो उस नरस से कहते हैं, आप अभी जाकर थोड़ा सा आराम कीजिए, हम अभी हैं यहाँ पर। इस बात पर अब वो नरस भी हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए वो उस रूम से चली जाती है, क्योंकि ये नरस भी बड़ी रानी की काफ़ी समय से देखभाल कर रही थी। तो वहीं महेंद्र अब बड़ी रानी से कहते हैं, दीदी आप ये सब क्यों कर रही हैं? महेंद्र की इस बात को सुनने के बाद बड़ी रानी कहती है,
क्या क्या कह रहे हो महेंद्र, हमने क्या किया है? और बड़ी रानी की इस बात पर महेंद्र कहता है, देखिए दीदी, सभी को ये बात दिखाई दे रही है जो आप उस बच्ची के साथ कर रही हैं। अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा बिहेव करती हैं जो आप अभी कुछ समय से कर रही हैं। इधर महेंद्र की ये बातें सुनकर तो बड़ी रानी अब कहती है, हम तो बस वही कर रहे हैं महेंद्र जो कि आलिशा ने हमारे साथ किया था, और वैसे भी हम उनकी माँ नहीं है ना, बस इसीलिए। और ये बात अब हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि भले ही हमने उनकी परवरिश की है, लेकिन हमने उन्हें जन्म नहीं दिया है, और शायद यही एक कमी रह गई है। अगर वो कमी नहीं होती तो शायद वो हमसे उतना ही प्यार करती। अब यहाँ पर बड़ी रानी की इस बात को सुनकर अब रेखा मूर्ति, जो कि हैरानी से ये सारी बातें सुन रही थी और समझने की भी कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन अब यहाँ पर बीच में उन्हें रोकते हुए रेखा मूर्ति कहती है, माफ़ कीजिएगा बड़ी रानी, लेकिन हमें तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि आलिशा ने कभी भी आपको माँ का दर्जा ना दिया हो। इवन अगर मैं सच कहूँ तो उन्होंने सबसे ऊपर आपको रखा है। रेखा मूर्ति की इस बात पर बड़ी रानी कहती है, जिसके साथ होता है ना रेखा, वही महसूस कर सकता है। मेरे साथ ये सब हुआ है, इसलिए मुझे उस दुख का पूरी तरह से आभास है। और वैसे भी हमें आलिशा से अब कोई उम्मीद ही नहीं है। वो चाहे तो यहाँ पर रहे या फिर वो अपनी माँ अंजलि के साथ यहाँ से जा भी सकती है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी हमारी बच्ची आलिशा को मरे तो सालों हो गए हैं। ये मेरी बच्ची नहीं है। बड़ी रानी की ये बात सुनकर तो मानो रेखा मूर्ति और महेंद्र दोनों के ही होश उड़ जाते हैं कि आखिर रेवती को हुआ क्या है जो वो वैसी बातें कर रही है। क्या सच में अब आलिशा उनके लिए कुछ भी नहीं लगती? तो वहीं इधर उस रूम के बाहर खड़ी आलिशा, जो कि रेखा मूर्ति से राज्यसभा की मीटिंग को अटेंड करने के लिए वापस से यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें यहाँ पर और भी एक बड़ा शौक लगेगा। जब उन्होंने बड़ी रानी की इन बातों को बाहर सुना तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। अरे उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी रानी माँ उनके लिए ऐसा कुछ सोच रही है। इसलिए वो भी यहाँ पर इन सब बातों को सुनने के बाद अब वो रूम के दरवाजे को अब धीरे से बंद करते हुए ही वो अब अपने फ़ोन से धनंजय पीरामल को कॉल लगा देती है। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से धनंजय की आवाज़ आती है हेलो की, तो भी यहाँ पर आलिशा कहती है, मामा जी आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। राज्यसभा की मीटिंग होने वाली है और हमें आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, या फिर हम यूँ कहें कि हमें आपको अपना डिसीजन सुनाना है। क्योंकि यहाँ पर बड़ी रानी की बातों को सुनने के बाद मानो आलिशा ने अपने आप में ही कोई एक फैसला ले लिया हो। इधर आलिशा की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, क्या हुआ है आलिशा, कौन सा डिसीजन सुनाना है, सब ठीक तो है ना? धनंजय की इस बात को सुनकर अब आलिशा कहती है, हाँ मामा जी, सब कुछ ठीक ही तो करना है, इसलिए प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। इधर अब उसकी ये बात सुनते ही धनंजय कहते हैं, ठीक है आलिशा, मुझे बस थोड़ा सा समय दो, हम बस अभी आते हैं। धनंजय की ये बात सुनते ही आलिशा भी अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं महेंद्र और रेखा मूर्ति की कोशिश भी अब यहाँ पर कम पड़ जाती है, क्योंकि महेंद्र और रेखा मूर्ति ने बड़ी रानी को समझाने की वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़ी रानी थी कि वो तो उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मानो बड़ी रानी ने आलिशा के लिए अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लिया था और वो बस अब उसी पर ही अड़ी हुई थी। इसलिए वो दोनों ने जब यहाँ पर देखा कि बड़ी रानी यानी कि रेवती उनकी किसी भी बात को नहीं मान रही, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो भी इस रूम से निकलकर बाहर चले जाते हैं। कि तभी जब वो दोनों बाहर जा रहे थे तभी महेंद्र की नज़र वहाँ से जा रही आलिशा पर जाती है, क्योंकि महेंद्र ने आलिशा को यहाँ से जाते हुए देख लिया था जब आलिशा धनंजय से फ़ोन पर बात करने के बाद यहाँ से जा रही थी।
इस तरह आलिशा को ऐसे जाते हुए देखकर अब यहाँ पर महेंद्र को कहते हैं, रानी साहिबा ने कुछ सुना तो नहीं है ना? क्योंकि देखिए वो भी यहीं पर ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब रेवती ये सब कह रही थी तो कहीं आलिशा ने उनकी बातें ना सुन ली हो। इस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त। इधर महेंद्र की इस बात को सुनकर अब रेखा मूर्ति कहती है, कुछ ना सुना हो तो ही ठीक है, क्योंकि आलिशा के लिए वही ठीक होगा। क्योंकि किसी भी बच्चे को जब ये सब पता चलेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो वो तो एकदम से ही अंदर से ही टूट जाएगा। इधर यहाँ पर महेंद्र और रेखा मूर्ति दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करते हुए ही यहाँ पर नीचे चले जाते हैं। तो इधर बूढ़े किंग के पैलेस में रोहित की बाहों में यहाँ पर सो रही अनिका की जब नींद खुली तो वो रोहित के चेहरे को देखकर कहती है, कितने मासूम दिखते हैं मिस्टर मारवा। इनके चेहरे को देखकर तो किसी को भी इनके ऊपर सच में प्यार आ सकता है। और ये कहते हुए अनिका अब रोहित के गालों पर किस करती है कि तभी अनिका के रूम का दरवाजा नोक होने लगता है। इस आवाज को सुनते ही अब अनिका कहती है, ये पक्का रिया ही होगी। ये कहते हुए अनिका अब जल्दी से अपने नाइट गाउन के लॉन्ग सरक को पहनते हुए ही वो अब अपने बेड से उठकर दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोलती है और कहती है, रिया बहुत मार पड़ेगी आपको। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब रिया कहती है, क्यों मैंने क्या किया है मम्मा? मैं तो आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। जल्दी से इसे पहनकर नीचे एलिवेटर के 2 नंबर के एलिवेटर को प्रेस कर दीजिएगा और हाँ वहाँ पर आ जाइएगा। रिया की इस बात पर अब अनिका रिया के हाथ से अब वो थाल लेकर कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया सच में। ये कहते हुए ही वो रिया के गालों पर किस कर देती है, क्योंकि जिस तरह से रिया बार बार हर किसी के दरवाजे को नोक करने के लिए चली जाती थी, यहाँ पर अब रिया को ऐसे देखकर एक पल के लिए तो अनिका को भी गुस्सा आ गया था। लेकिन अब यहाँ पर अब अपनी मम्मा के इस प्यार को देखकर रिया कहती है, तो अब आप ही मेरे हेयर वॉश कर दीजिए ना प्लीज। वो मेरी दोनों ब्यूटीफुल लेडी बीजी हैं। अब रिया की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, आज कुछ है क्या रिया? जो आज भी आप इतनी तैयारियां कर रही हैं, अगर कुछ है तो प्लीज बताओ। इधर अब अपनी मम्मा की इस बात पर रिया कहती है, ओफो मम्मा आप कितनी भुलक्कड़ हो, टुडे इज योर बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे। और ये कहते हुए रिया अब अनिका को एक जोर का हक करती है। तो इधर अनिका भी रिया को देखकर अब उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि अनिका सच में भूल गई थी। और अब वो पीछे मुड़कर सोते हुए रोहित को देखकर कहती है, मिस्टर मारवा पिछले साल तो आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया था, और इस साल आपने कुछ भी नहीं किया है। इवन इस साल तो आपको कुछ याद ही नहीं है। दैट्स नॉट फेयर मिस्टर मारवा। इधर यहाँ पर अनिका ये सब अपने मन में ही सोच रही थी। और अब वो रिया से कहती है, आप प्लीज़ अपनी ब्यूटीफुल लेडी से रेडी हो जाओ ना रिया, वो दोनों आपको बहुत अच्छा रेडी करेंगी। इस बात पर रिया कहती है, वैसे सबसे पहले मैंने ही आपको विश किया है ना मम्मा। रिया की इस बात पर अनिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है। अब तो रिया की खुशी का यहाँ पर ठिकाना ही नहीं था। और अब वो खुशी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि आज सच में रिया ने अपने डैड से पहले ही अपनी मम्मा को विश कर दिया था। तो वहीं अनिका जब उस साड़ी को देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और वो अब रोहित को देखकर कहती है, अब चाहे जो हो जाए मैं मिस्टर मारवा को कुछ भी याद नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि मिस्टर मारवा को मेरा बर्थडे ही याद नहीं रहा, लाइक सीरियसली। और ये कहते हुए अनिका अब यहाँ पर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद अनिका जब शावर लेने के बाद बाहर आती है तो वो मिरर के सामने आकर अपनी साड़ी को ठीक करने लगती है। और वो कहती है, ओफो ये साड़ी इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है? ओ गॉड, लगता है कि रिया के साथ साथ मुझे भी नानी माँ के पास ही जाना होगा रेडी होने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं उनके रूम में ही चली जाती हूँ, वो इसमें मेरी हेल्प कर देंगी। अदरवाइज मैं तो इस साड़ी की इन प्लेटों में ही उलझ कर रह जाऊंगी। एंड थैंक गॉड उनका रूम इसी फ्लोर पर ही है, रिया के बगल वाला। अब अनिका उस थाल से अब रोहित के ट्रेडिशनल कपड़ों को साइड में रखती है
और वो अब अपनी साड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अब वो अपने रूम से बाहर निकलकर अपनी नानी माँ के रूम के बाहर आ जाती है और अब उनके दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाज़ा खुला तो अपनी नानी माँ को सामने देखकर अनिका अब उन्हें हक करते हुए ही कहती है, आप प्लीज़ मुझे रेडी कर दीजिए ना, ये साड़ी मेरे बस की नहीं है, मैं इसे नहीं पहन सकती। इस बात पर अब अवंतिका जब अनिका की साड़ी को देखती है तो वो कहती है, पहले अंदर आ जाओ। इधर अनिका को अंदर लाते हुए ही अब यहाँ पर अब अवंतिका दरवाजे को बंद कर देती है और वो अब कहती है, ये यहीं पर रुकिए, पहले हम बाथरूम में रिया के हेयर वॉश करके आते हैं। इस बात पर अनिका कहती है, नहीं, पहले आप हमें ये साड़ी पहना दीजिए। इस बात पर अवंतिका कहती है, ये सिर्फ साड़ी नहीं है अनिका, ये हमारा आशीर्वाद है जिसे हम पहले स्वाति को देना चाहते थे और उसके बाद हम चाहते थे कि ये साड़ी आपको स्वाति दे और उसके बाद आप इसे रिया को देती। खैर कोई बात नहीं, ये वैसे ये कांजीवरम सिल्क है और वो भी मेरे टाइम की पूरा हैंड वर्क है इसमें।